We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. शांति वार्ता में मोस्ट वांटेड की एंट्री। वेंस के साथ कौन है ये मिस्ट्री मैन? एक मुलाकात जिसने हिला दी दुनिया। आखिर मोस्ट वांटेड की शांति वार्ता में क्यों हुई एंट्री? नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। आज हम बात कर रहे हैं उस तस्वीर की जिसने वॉशिंगटन से लेकर ओस्लो और इस्लामाबाद तक हड़कंप मचा दिया है। तस्वीर देखिए, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जो ईरान के साथ शांति की बात करने पाकिस्तान पहुंचे थे। मकसद था जंग रोकना, दुनिया में अमन कायम करना। लेकिन इस बेहद हाई प्रोफाइल मीटिंग के बीच एक ऐसा चेहरा नजर आता है जिसे देखकर दुनिया के होश उड़ गए। जी हाँ, और सवाल यह है कि आखिर अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ वेंस को जिस शख्स से मिलवा रहे थे वो है कौन? वो है उमर फारूक ज़हूर, एक ऐसा नाम जो नॉर्वे में धोखेबाज है लेकिन पाकिस्तान में देश का लाडला है। आज हम इसी मिस्टीरियस शख्स की पूरी कुंडली खोलेंगे। कहानी शुरू होती है 11 अप्रैल को इस्लामाबाद से। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए जेडी वेंस वहां पहुंचे थे। सब कुछ प्रोटोकॉल के हिसाब से चल रहा था, तभी एक वीडियो सामने आता है। अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ बड़े गर्मजोशी से वेंस की मुलाकात एक शख्स से कराते हैं। बाद में नॉर्वे के मशहूर अखबार वीजी ने धमाका किया। उन्होंने बताया कि ये शख्स कोई मामूली बिजनेसमैन नहीं है बल्कि नॉर्वे की पुलिस का भगोड़ा उमर फारूक ज़हूर है। अब सोचिए, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता वहां एक वांटेड अपराधी अमेरिकी उपराष्ट्रपति के बगल में कैसे खड़ा था। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ज़हूर का डार्क साइड दिखाते हैं। गबन का आरोप है उस पर। 2003 में नॉर्वे की कोर्ट ने इसे 1 साल की जेल सुनाई थी। ज़हूर ने अपनी ही फैमिली की ट्रैवल एजेंसी से पैसे उड़ाए थे, लेकिन भाई साहब जेल जाने की बजाय देश छोड़कर भाग निकले। बड़ा बैंक फ्रॉड किया है। 2010 से नॉर्वे की पुलिस इसे ढूंढ रही है। आरोप है नॉर्डिया बैंक के साथ 60 मिलियन क्रोनर की हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग। नकली बैंक का खेल खेला है इसने। स्विट्जरलैंड में भी इसने 2004 में एक फेक बैंक बनाकर निवेशकों के $20 मिलियन डकार लिए। ज़हूर का नाम सिर्फ नॉर्वे तक सीमित नहीं रहा, स्विट्जरलैंड में भी उनके खिलाफ जांच हुई थी। 2004 में उस पर एक नकली बैंक के जरिए निवेशकों से लगभग $20 मिलियन की धोखाधड़ी के आरोप लगे। हालांकि इस मामले में उसे कभी गिरफ्तार नहीं किया गया और बाद में केस समय सीमा खत्म होने के कारण बंद हो गया। इसके अलावा 2015 में घाना के साथ एक बड़े पावर प्रोजेक्ट डील में भी उसका नाम सामने आया। हालांकि इसमें उसकी सीधी भूमिका कितनी थी ये साफ नहीं हो पाया और इस मामले में भी कोई सजा नहीं हुई। यानी यूरोप की नजर में ज़हूर एक शातिर ठग है जो कानून की आंखों में धूल झोंककर फरार है। लेकिन रुकिए, बॉर्डर पार करते ही कहानी पूरी तरह बदल जाती है। पाकिस्तान में ज़हूर कोई अपराधी नहीं बल्कि एक मसीहा है। कैसे? चलिए ये भी आपको दिखाते हैं। अभी पिछले साल मार्च 2025 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने ज़हूर को हिलाल-ए-इम्तियाज से नवाजा है। ये पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। वजह, ज़हूर ने आईटी, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर में करीब $700 मिलियन का निवेश कराया है। पाकिस्तान के लिए वो एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। यही वजह है कि वहां की अदालतें उसे राहत देती हैं और सरकारें उसे पलकों पर बिठाती हैं। इतना ही नहीं, ज़हूर का नाम भारत में भी चर्चा में आया था जब पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का तोशा खाना केस खुला। ज़हूर ने ही दावा किया था कि इमरान खान ने जो बेशकीमती घड़ी बेची थी वो उसने $2 मिलियन में खरीदी थी। वो इस केस में विसल ब्लोअर बन गया। एक समय पर ज़हूर के खिलाफ इंटरपोल का रेड नोटिस भी जारी हुआ था जो पाकिस्तान में दर्ज एक केस से जुड़ा था। लेकिन 2022 में ये नोटिस वापस ले लिया गया क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी मांग वापस ले ली थी और जांच में पर्याप्त सबूत नहीं मिले। पाकिस्तान की अदालतों में भी उसे कुछ मामलों में राहत मिली है। 2025 में एक कोर्ट ने नॉर्वे के एक मीडिया आउटलेट के खिलाफ मानहानि केस में ज़हूर के पक्ष में फैसला दिया। यानी वो पाकिस्तान की राजनीति के सबसे अंदरूनी गलियारों तक पैठ रखता है। अब आते हैं असली मुद्दे पर, यानी कि शांति वार्ता पर। अमेरिका और ईरान के बीच अभी स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। इस समय पूरा मध्य पूर्व एक बारूद की ढेर पर बैठा हुआ है। इजराइल और हमास की जंग के बाद ईरान और इजराइल सीधे सीधे आमने सामने आ चुके हैं। लाल सागर में जहाजों पर हमले हो रहे हैं, ट्रंप धमकी दे रहे हैं। पूरी दुनिया को डर है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच बात नहीं बनी तो तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है।
पहले दौर की पीस टॉक के लिए जेडी वेंस इस्लामाबाद आए थे। पाकिस्तान इस बातचीत में एक बिचौलिए का काम कर रहा था और अभी भी कर रहा है, लेकिन पहले दौर की बातचीत फेल हो गई थी। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया था और भारतीय समय के मुताबिक 23 अप्रैल की सुबह ये सीज फायर खत्म होता, लेकिन ट्रंप ने उससे पहले ही सीज फायर को आगे बढ़ा दिया। इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिकी सेना की घटती ताकत मानी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान अमेरिका ने अपने कई अहम मिसाइल सिस्टम का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर लिया है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी कि CSIS की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका अपने थार्ड और पैट्रियट जैसे एयर डिफेंस मिसाइलों का आधा स्टॉक खर्च कर चुका है। इसके अलावा प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल, टॉम हॉक और दूसरे एडवांस हथियारों का भी बड़ा हिस्सा इस जंग में इस्तेमाल हो चुका है। अंदाजा है कि कुछ मिसाइल सिस्टम का 30 से 50% तक का स्टॉक खत्म हो गया है। ऐसे में अगर जंग लंबी चलती है तो अमेरिका के सामने नई चुनौती खड़ी हो सकती है। दूसरी बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि अमेरिका में नवंबर महीने तक मिड टर्म चुनाव होने वाले हैं। ट्रंप की लोकप्रियता लगातार गिर रही है। हालिया सर्वे में उनकी अप्रूवल रेटिंग करीब 35% तक आ गई है, जो उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अमेरिका के लोग पहले से ही नई जंग के खिलाफ थे। ट्रंप ने चुनाव के दौरान वादा किया था कि वो देश को नई लड़ाइयों में नहीं झोंकेंगे, लेकिन ईरान जंग ने उस वादे को कमजोर कर दिया है। See, in this saga of the discussions about the ceasefire between Iran and the US, both sides are saying something publicly, denying something or countering something publicly, but at the same time in back channels some talks are going on. What they are saying could be absolutely disconnected to what really is happening. So when Trump says that he thinks he's very close to a uranium deal, I think America is somewhere closer there. Iran is denying, saying no such discussions happening, but I do think some discussions are happening. To my mind, the prize which Donald Trump wants now is maybe the uranium, 900 pounds, in canisters brought to an airport in Tehran, and an American Air Force base lands, and those canisters are loaded into it and the plane flies away to Geneva or somewhere. Trump can then physically claim, yes, we've got their uranium out. I think that is what Trump is working on. Other things will fall in place once this comes to an equilibrium. फिलहाल पहले दौर की शांति वार्ता में ज़हूर जैसे विवादित शख्स की मौजूदगी ने पूरी शांति प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या अमेरिका को पता था कि ज़हूर कौन है? क्या पाकिस्तान ने जानबूझकर अपने खास निवेश दूत को वेंस से मिलवाया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक भगोड़ा अपराधी दो देशों के बीच शांति तय करेगा? उमर फारूक ज़हूर की ये कहानी हमें बताती है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सच क्या है। ये इस पर निर्भर करता है कि आप किस देश के नक्शे पर खड़े हुए हैं। एक के लिए विलन है तो दूसरे के लिए हीरो। लेकिन अमेरिका के उपराष्ट्रपति के साथ उनकी ये फोटो आने वाले दिनों में ट्रंप और जेडी वेंस प्रशासन के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज। नमस्कार।